और 1 2 के बीच में अट्रैक्शन। अब चलो 1 को हम यहाँ पर पेयर करना स्टार्ट करते हैं। 4 1 के बीच में अगर हमें अट्रैक्शन लाना है, ठीक है ना, यहाँ 1 2 के बीच में हमें अट्रैक्शन लाना है, पहले 1 2 देख लेते हैं। तो 1 2 के बीच में अगर अट्रैक्शन लाना है तो 2 पर पॉजिटिव है तो 1 पर फिर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर हम ये मानते हुए चले कि 1 चार्ज बॉडी है। अच्छा 1 2 के बीच में अट्रैक्शन है तो 4 1 के बीच में भी अट्रैक्शन है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन लाओगे तो ये इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी ये पॉजिटिव। अब ऐसा कैसे हो सकता है, एक बॉडी नेगेटिव भी हो एक बॉडी पॉजिटिव भी हो? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी हो। इसका मतलब ये जो अट्रैक्शन का केस इसमें पॉसिबल है वो तभी पॉसिबल है बीच में दोनों चार्जेस के बीच में का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, सॉरी 6 होता है, और किसी कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन रटा हुआ रहना चाहिए। अब जैसे मेरे से पूछोगे तो खैर मेरी तो आदत है तो मेरे को तो याद ही है इनके रिजल्ट्स क्या है क्या नहीं है, तो आपको भी जो जनरल रिजल्ट्स है, जो कॉमन रिजल्ट्स है, कॉमन प्रॉब्लम है, जो डायरेक्ट फर्स्ट है बिना मॉडिफिकेशन के, वो याद होने चाहिए। तो उनमें से एक ही है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया। तो इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट दोनों की, अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और अंदर की तरफ फोर्स फोर्स निकाला। कई बच्चों ने देखा यार KQ² बाय A², पहला ऑप्शन मिल रहा है, टिक मारा, आगे बढ़ गया। अरे भी क्वेश्चन तो देख लो, वो कह रहा है A वाले चार्ज पर नॉर्मल टू BC फोर्स बताओ। नॉर्मल टू BC मतलब BC के परपेंडिकुलर लाइन, यानी इस तरफ का फोर्स बताओ। अरे पहले चेक तो कर लो यार इधर की तरफ फोर्स है या नहीं, तुम सीधे आंसर बढ़ाए चले जा रहे हो। तो BC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल टू BC, ये रहा B और ये रहा C, इनके परपेंडिकुलर ये लाइन हुई नॉर्मल टू BC। क्या इस तरफ कोई फोर्स आ पा रही है? नहीं आ पा रही, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो नॉर्मल टू BC में कोई फोर्स नहीं है, इस तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो पूरी तरीके से 0 है, इसलिए इसका आंसर बाय में √Q1 प्लस √Q2। तो आप किसी भी चार्ज से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, लाइक के साथ अनलाइक रखने पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन के लिए, अगर आप परपेंडिकुलर टू लाइन इनको डिस्प्लेस कराओगे तो ये दोनों चार्ज इस लाइक चार्ज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपेल करा देंगे, यानी इक्विलिब्रियम से दूर भगा देंगे। तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर अलोंग द लाइन स्टेबल है तो अक्रॉस द लाइन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ। लाइक के साथ लाइक रखने पर अलोंग द लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अक्रॉस द लाइन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लाइक के साथ अनलाइक रखने पर अलोंग द लाइन में अनस्टेबल, अक्रॉस द लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तो नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पर। वो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी भी किया हुआ था, पहले भी किया हुआ था। तो F का फोर्स इधर आया, F का फोर्स इधर आया, रिजल्टेंट √2F आया, इसका फोर्स F/2 हो गया। अब सेंटर वाले की बारी, इसने इधर फोर्स लगाया F'। अब जाहिर सी बात है ये तीनों मिलकर के इसको इधर रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, बट वो अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो अच्छा इस डायग्राम में आप, चलो मैं बैलेंस करके ही आपको दिखाता हूँ पूरा, तो आपका रिजल्ट फाइनल एक लाइन का आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको लिखा रहने देते हैं। तो टोटल फोर्स हो गई 2√2 + 1/2 टाइम्स F इक्वल्स टू -F'। ये इसको 0 पुट करने पर हमें मिला। अब बस डाटा सेट कर दो, तो 2√2 + 1 भी हो गया 1/2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच का वो हो गया 1 मीटर। तो अब हमारा सिस्टम पूरी तरह इक्विलिब्रियम में है, तो हम फोर्सेस लगाएंगे और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो फोर्सेस आप अप्लाई करोगे तो किसी भी एक चार्ज बॉल को पकड़ लो, इसकी वजह से लगने वाला कूलम फोर्स बाहर की तरफ आ गया, mg नीचे की तरफ आ गया और थ्रेड के अंदर टेंशन आ गई। अब यहाँ पर आप कहते हैं ये चार्जेस हैं, दोनों करने की जरूरत है, आप बस ठीक है इतना लेवल रखो, ये अब आपके लिए मोर देन इनफ है। अब सीखो इसको भी कैसे 1-2 स्टेप के अंदर खत्म किया जाता है वो ध्यान देना। कहते हैं ये चार्जेस हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन r था, हमें क्वेश्चन में गिवन है। थ्रेड की लेंथ l थी। एक और खास बात गिवन है, l इज मच ग्रेटर देन r। क्यों गिवन है? ताकि sin थीटा tan थीटा आपस में बराबर हो जाए। कहता है सडनली चार्ज बिगिंस टू लीक, चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देता है। अब चार्ज जैसे जैसे कम होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट पास आते चले जाएंगे, ठीक है ना, रिपल्शन का फोर्स कम होता चला जाएगा। कहते हैं किसी भी वक्त इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है और इंस्टेंटेनियस सेपरेशन r है, तो v और r के बीच का रिलेशन बताओ। तो अब कैसे हम इस रिजल्ट को आगे सॉल्व करेंगे वो सुनो। नाउ चार्ज बिगिंस टू लीक, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब होता है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज हो गया q तो उसका रेट हो गया dq/dt
बाई डी टी, दिस थिंग इज कॉन्स्टेंट। अब बताओ वी और आर का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने tan थीटा का आइडेंटिटी लगाया, tan थीटा वही सेम f बाय mg, तो k क्यू स्क्वायर बाय r स्क्वायर mg, tan थीटा की वैल्यू डाली r बाय 2l। अच्छा अब क्या हुआ, इसको मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। अब देखो, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सारी चीजें हम उधर ले जाते हैं, आर क्यूब बाय 2l टाइम्स mg डिवाइडेड बाय k। अब ध्यान देना, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, तो प्रोपोर्शनलिटी में जो चीजें कांस्टेंट है उनका वैसे कोई काम नहीं। तो जब ये चार्ज लीक कर रहा होगा तो इनके बीच का सेपरेशन तो चेंज हो रहा होगा, बट क्या लेंथ ऑफ थ्रेड चेंज होगा? नहीं। मास चेंज होगा? नहीं। ग्रेविटी चेंज होगा? नहीं। तो लेंथ ऑफ थ्रेड, मास, ग्रेविटी और के, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आप सीधे सीधे उड़ा दो, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जब चार्ज लीक करेगा तो चार्ज के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आर क्यूब यानी इंस्टेंटेनियस सेपरेशन के क्यूब के बराबर होगा। अब हमें इसका रेट निकालना है, यानी डी क्यू बाई डी टी करना है, तो पहले इसकी पावर 1 बना लो। तो पावर 1 बनाओगे तो क्यू प्रोपोर्शनल टू पावर 3/2 माइनस चार्ज, जो कि हमें कांस्टेंट दे रखा है। तो प्रोपोर्शनल टू ये हो गया उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, चार्ज हमें कांस्टेंट दे रखा है, मुश्किल नहीं था बट नया अप्रोच था, नए तरीके। तो पोटेंशियल के अंदर भी जीपी बनती है, वहां पर भी जीपी का सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग दो जगह पर, और सिमिलरली आर के डिस्टेंस पर फील्ड जरूर जीरो है, तो ग्राफ आके एक्सेस पे मर्ज कर जाएगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब कहां से स्टार्ट होगा का होता है, बट जनरली क्योंकि स्टैंडर्ड ग्राफ है आप याद रख सकते हो। अब आप खुद से ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना है, माइनस 1 पॉइंट चार्ज। भाई कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, या एक जैसे चार्ज होने चाहिए, सेम डायमेंशन वाले होने चाहिए। तो जनरली पॉइंट चार्जेस क्यू ई, यहाँ क्यू हो गया पॉइंट चार्ज, ई हो गई नॉन पॉइंट चार्ज की फील्ड। तो इसके और इसके बीच में अगर आप फोर्स लिखोगे तो इसकी फील्ड ले लो और इसका चार्ज ले लो। अब या तो अट्रैक्शन होगा बाय 2। अब जैसा मैंने एसएचएम पढ़ाते वक्त बताया था, एसएचएम तब होता है जब x की सिर्फ लीनियर पावर हो। यहाँ चेक करो बेटा, यहाँ पावर 1 है बट यहाँ पावर 1 नहीं है, तो अगर हम इसे यहाँ से छोड़े तो ये अट्रैक्ट होता हुआ तो जाएगा, ये ऑसिलेट तो करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। तो रिंग में सिर्फ और सिर्फ एसएचएम तब होगा जब लीनियर पावर होगा। अगर हम किसी जनरल डिस्टेंस से छोड़ेंगे एसएचएम नहीं होगा। अच्छे से लिख लेना मोटे मोटे अक्षरों में। तो अगर एग्जामिनर, अब जैसे ये आईआईटी में दिया गया थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है कि एक रिंग में आर डिस्टेंस से हमने चार्ज को छोड़ा, तो बताओ क्या करेगा? तो जवाब है ऑसिलेट करेगा पर एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है ना। प्लस इंफिनिटी से छोड़ा, क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा बट एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम कब करेगा? एसएचएम तब करेगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये ध्यान रखना, मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। एसएचएम तब करेगा जब x बहुत ज्यादा छोटा हो। किससे छोटा हो? x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। तो जब x r से बहुत छोटा होगा तो ये जो हायर पावर है ये हम निगलेक्ट कर देंगे। अब चेक करो, सिर्फ और सिर्फ पावर 1 बची और करने लग गया पार्टिकल एसएचएम। तो एसएचएम सिर्फ तब करेगा के अंदर। ये भी एससीबी का प्रॉब्लम है, लोग इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, मैं इसको एक अलग तरीके से निकालता हूँ, दिखाता हूँ। ये क्यू के दो चार्जेस हैं, आप देखो प्लस क्यू नॉट है, माइनस रख लो तो भी कोई फर्क नहीं है। हाँ प्लस होगा तो ऑसिलेट भी नहीं करेगा, ये भाग जाएगा यहाँ से। माइनस होने पर ये ऑसिलेट करेगा और x बहुत छोटा होने पर ये एसएचएम करेगा। सारी बातें ध्यान रखना। अब करना क्या क्या है, पहले हमें पता करना है इस क्यू नॉट को कहाँ पर रखें। ठीक है ना। फाइंड x सच दैट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट इज मैक्सिमम। मैं इनको पकड़ करके एक रिंग बना देता हूँ। अब रिंग का शॉर्टकट इसके अंदर एप्लीकेबल। हाँ ये सिर्फ तब वैलिड है जब चार्जेस सिमेट्रिक हो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नहीं भैया नहीं वैलिड है। ठीक है ना, फिर आपको वो डिफरेंशिएशन ही लगाना पड़ेगा, बट वो आईआईटी के अंदर होता है, मेडिकल में नहीं होता। इसलिए आप मेरी इस ट्रिक का यूज कर सकते हो कि आप इसको पकड़ के घेर लो और आप इसको एक रिंग बना दो। अब आपको सिर्फ दो काम करने हैं, रिंग का चार्ज और रिंग का रेडियस लिखना है। रिंग का चार्ज हो गया 2q, रिंग का रेडियस हो गया स्मॉल r। अब कहाँ रखने पर फोर्स मैक्सिमम होगी, तो वहां रखने पर फोर्स मैक्सिमम होगी जहां फील्ड मैक्सिमम होगी। फील्ड का मैक्सिमम होती है r/√2 पर, r यानी रेडियस ऑफ रिंग। तो आंसर आ गया हमारे पास r/√2। r ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, मैं फिर बोलूं ये मेरा शॉर्टकट है, ध्यान से देखना इसको। जो मैं बता रहा हूँ मैं ही सिखा पाऊंगा और नहीं सिखा पाएगा कोई। यहाँ r रेडियस ऑफ रिंग है और q चार्ज ऑन रिंग है। तो आपको सिर्फ इन दो को मैनेज करना है, आपका एसएचएम एक लाइन में खत्म। r की वैल्यू आप डालोगे स्मॉल r के बराबर, चार्ज ऑन रिंग को डालोगे 2q। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्म है और g का रिप्लेसमेंट ध्यान रखो, g इज इक्वल्स टू QE/m। ठीक है ना। तो वहां भी यहाँ पर तरीका है। और t कैसे निकालोगे वो सुनो। t निकालने के लिए यूज करो x बराबर
u का वैल्यू हो गया हमारा, पर तरीका इतना सिंपल है कि आप अगर